नमस्कार। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की खबर से, जहां पर सियासी ड्रामा काफी तेज है और हर कुछ देर में एक नए मोड़ पे ये ड्रामा पहुंच जाता है। कई दिनों से जो सियासी रस्साकशी जारी थी वो खत्म नहीं हुई है। वहां पर आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम में डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश की और थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश को मंजूर कर दिया। नियम के मुताबिक अब 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में चुनाव होंगे। चौधरी साहब। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग हो गई और डिप्टी स्पीकर ने इसके बारे में क्या कहा है ये आपको बताते हैं। डिप्टी स्पीकर का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव कानून के मुताबिक होना जरूरी है। किसी विदेशी मुल्क को ये हक नहीं कि साजिश के तहत पाकिस्तान की सरकार गिरा दे। अविश्वास प्रस्ताव नियमों के खिलाफ लाया गया है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई प्रोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग हो गई है और इमरान खान ने उसके बाद देश के नाम अपना एक संबोधन दिया है। इमरान खान ने एक बार फिर से जो ये एड्रेस टू द नेशन था उसमें ये कहा है कि मेरे खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विदेशी साजिश थी। पाकिस्तान डेप्यूटी स्पीकर के फैसले से खुश है। पाकिस्तान के खिलाफ हो रही साजिश नाकाम हुई है। विदेशी ताकतों ने करोड़ों रुपए लोगों को खरीदने के लिए खर्च किए। जिन्होंने साजिश रचने के लिए पैसे लिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए खर्च करने चाहिए। पाकिस्तान के लोगों से अपील करता हूं कि वो चुनाव के लिए तैयार रहें। उन लोगों को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए जो भ्रष्ट हैं और पहले से ही शपथ ग्रहण के लिए कपड़े सिलवा कर बैठे हुए हैं। आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बाकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? देखिए, हेड्स ऑफ कई दफ़ा बात पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। नेशनल असेंबली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद रिजेक्ट किया है एक वो मूव रिजीम चेंज की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में, एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था
और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूं। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। और इंशाल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह, जो पाकिस्तान की सियासत पर करीबी नजर रखे हुए हैं और वहां क्या चल रहा है। एक सेक्शन अगर आप देखें उमा, तो ट्विटर पे भी वो लोग हैं जो बहुत खुश हैं इससे, और ऐसा लगता है कि जो आम लोग हैं, जनता है, वो उसमें इमरान खान का काफी सपोर्ट भी है बहुत। और दूसरी तरफ वो खेमा है जो कह रहा है कि ये संविधान के खिलाफ है। तो बिलावल भुट्टो या फिर मरियम नवाज, ये तमाम लोग जो बात, या शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि स्कोप है इसका? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष, और क्या कह रहे हैं वहां के पत्रकार? और जी देखिए, सारी गहमा गहमी जो है वो अब नेशनल असेंबली के भीतर जो रही और जो अभी वहां पे धरना हो रहा है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट कर चुका है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला गया है रविवार होने के बावजूद। वहां पे जजेस के पहुंचने की खबर है। वहां पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो वकील हैं वो पहुंचे हैं, और जैसा कि खुद बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि आज की तारीख में ही उनको ये जो वोटिंग है वो करानी है। और इसी मकसद से विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो नेशनल असेंबली में जमे हुए हैं, बल्कि उन्होंने एक अपनी तरफ से एक स्पीकर भी बिठाया। उसके बाद एक वोटिंग भी कराई गई जिसमें 197 वोटों से अविश्वास प्रस्ताव को पास कराया। हालांकि इसकी मान्यता है या नहीं, ये भी एक वहां पे डिबेट का विषय है। लेकिन अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई है। पहले ये जानकारी आई थी कि पाकिस्तान के समय के हिसाब से 5 बजे इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन उसमें कुछ डिले हो रहा है। जाहिर सी बात है कि सब जो एक कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इस बीच आर्मी की तरफ से ये बयान दिया गया है, जब पाकिस्तान के पत्रकारों ने DGISPR से पूछा कि जो कुछ भी सदन के भीतर हुआ क्या उसके लिए सेना की सहमति ली गई थी, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो कुछ भी हुआ उसका सेना से कोई लेना देना नहीं है और सेना ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई है। एक बात जो वहां पे कही जा रही वो ये कि जिस तरह के 3 ऑप्शंस वहां पे थे, जिसमें कि अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की सूरत में इलेक्शन कराने की बात थी, उन ऑप्शंस पे तो जो विपक्ष है रजामंद नहीं हुआ। लेकिन अचानक से जिस तरह से यह फैसला ले लिया गया, इससे यह माना जा रहा है कि पहले से इमरान खान ने तय किया हुआ था कि किसी भी सूरत में वो अविश्वास प्रस्ताव को नहीं आने देंगे, फ्लोर पे वो उसको पास नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि 176 की तादाद विपक्ष जो है वो बताता रहा, लिस्ट भी जारी की उसने कि कौन कौन सी पार्टी के कितने कितने सांसद उनके साथ हैं। उसके बावजूद जो है आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के बिहाफ पे इसको खारिज कर दिया। तो एक अब लीगल बैटल वहां पे की जा रही है, क्योंकि 28 तारीख को ये टेबल हुआ था अविश्वास प्रस्ताव, तो 7 दिनों की जो मियाद होती है वो होती है, और आज की तारीख आखिरी तारीख है। तो इसलिए भी जोर विपक्ष का इस बात पे है कि जो कुछ भी फैसला होना है वो हो। और जैसा कि आप जानती हैं कि इस बीच जो राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सिफारिश के ऊपर असेंबली भंग करने को मंजूरी दे दी है। तो अब एक तरफ चुनाव का रास्ता खुलता है, दूसरी तरफ लीगल तरीके से अपोजिशन पार्टीज आगे बढ़ना चाहती है। कुछ घंटों के बाद ये साफ होगा कि आखिरकार कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा पाकिस्तान। और जहां तक जन समर्थन की बात है, तो लगातार एंटी अमेरिका सेंटीमेंट को हवा देकर जो इमरान खान है वो अपनी पैठ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां के जानकार ये बताते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 2018 में मोबिलाइज किया था और जिस तरीके से एंटी अमेरिका सेंटीमेंट को उस समय भी उन्होंने कैपिटलाइज करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से उनको तालिबान खान तक कहा जाने लगा था, जिस बात की दुहाई वो खुद देते हैं। तो ऐसे में वो इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए खासतौर पर अमेरिका
अमेरिका पर खास तौर पे चोट कर रहे हैं। नगमा जी, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है उमा के उन्होंने एकदम ही चौंका दिया है विपक्ष को, क्योंकि तमाम लोग और जितने पत्रकारों से भी हम बात करते रहे पाकिस्तान में, कुछ तो ये कहते थे कि कुछ हो सकता है और ड्रामेटिक, लेकिन ज्यादातर लोग का कहना था कि कुछ भी हो, सरकार अब समर्थन आंकड़े साथ नहीं है तो सरकार तो उनकी नहीं ही रहेगी। पर इमरान खान जो कह रहे थे कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, तो वो उन्होंने कर दिखाया और वाकई चौंकाया है विपक्ष को। बिल्कुल अंदाजा नहीं था लोगों को इसका। जी बिल्कुल, जो आखिरी बॉल तक खेलने की उन्होंने बात की थी, उसके एवज में पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि आखिरी बॉल खेलने की बजाय वो विकेट उखाड़कर ही चले गए हैं। तो अब जो कल जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बात कही थी कि यूथ को खासतौर पे कि वो सड़कों पे आए, तो अंदेशा इस बात का होने लगा था कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनको फिजिकली रोकने की कोशिश न हो, कहीं संसद तक पहुंचने न दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हालांकि बहुत सुरक्षा जो बंदोबस्त थे वो बहुत चाक चौबंद थे। कंटेनर से पूरे जो डिप्लोमेटिक एरिया को घेर दिया गया था, खासतौर पे जो पार्लियामेंट का इलाका है, एक ही मरगला रोड को खोले रखा गया था, जिसके जरिए सांसद जो हैं वो जा रहे थे। और धारा 144 लगा दी गई थी, फ्रंटियर कोर को भी लगाया गया था, पाकिस्तान रेंजर्स को भी लगाया गया था। तो जो जिस तरह से सेना इमरान खान के खिलाफ हुई, उसके बाद ये पता था कि वहां पे हिंसा नहीं होने दी जाएगी और सुरक्षा चाक चौबंद रखी जाएगी। तो वही हुआ और फिजिकली रोकने की कोशिश नहीं हुई। लेकिन जो प्लान बी या आखिरी बॉल की जो बात थी जो इमरान खान ने कही थी, उनका मंसूबा यह था कि इस तरीके से स्पीकर का इस्तेमाल करके, डिप्टी स्पीकर का इस्तेमाल करके वो एक ऐसा फैसला दें जिसके खिलाफ की ऑपोजिशन पार्टी जो है उनको जाना पड़ा है अदालत में। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ, क्योंकि स्वतः संज्ञान भी लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इसे गंभीरता से ले रही है ऑपोजिशन पार्टीज कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज के हक में फैसला दे और वो ऐसा फैसला दे जिसमें कि अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग कराई जाए। एक आखिरी बात नगमा, कि जो वहां पे जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जब एक जो अविश्वास प्रस्ताव एक्टिव मोड में हो तो वैसे में पार्लियामेंट को स्थगित नहीं किया जा सकता और उस पर जब तक उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता तब तक ये नहीं हो सकता। तो ये एक गैर संवैधानिक काम हुआ है और इसी बात पे उनकी उम्मीद टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इसका संज्ञान लिया, जब उसने लिया है तो इस हक में फैसला भी देगा। तो इंतजार सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, अभी सबकी निगाह लगी हुई। जी, और यहाँ पे रविवार के दिन भी कोर्ट को खोला गया है और मामला जो है वो अब कोर्ट में है। शुक्रिया आपका उमाशंकर, सबकी निगाहें लगी हैं, कोर्ट पे टिकी हैं कि क्या वाकई ये गैर संवैधानिक है और क्या कोई गुंजाइश यहाँ से निकलती है कि जो काम हुआ है वो गैर संवैधानिक है। कम से कम जो ऑपोजिशन है वो इसी उम्मीद पे है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। नासिक के पास एक रेल हादसा हुआ है। महाराष्ट्र में नासिक के पास LTT जयनगर एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरी हैं। दोपहर 3:15 पर यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव का काम यहां पे चल रहा है। एक्सीडेंट रिलीफ की ट्रेन और मेडिकल वैन मौके पर भेजी गई है। और राजस्थान के करौली में कल हुई हिंसा के बाद से लगातार तनाव बना हुआ है। इस वजह से करौली में आज भी कर्फ्यू है। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सोमवार देर रात तक के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। करौली में शनिवार को हुई हिंसा में 35 लोग घायल हुए थे और ये हिंसा तब हुई जब हिंदू नववर्ष मनाने के लिए करौली में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसी दौरान बाइक रैली पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इस मामले में पुलिस ने 36 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि हालात अभी काबू में हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर कहा है कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण सही नहीं है। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये देश हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य से कल घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग ले लेते हैं, दो व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, मर्डर हो गया। अगर धर्म अलग अलग है दोनों का, तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उसको इश्यू बनाते हैं।
राजस्थान की सरकार जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है और राजस्थान की सरकार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के हर एक एस्पेक्ट में पूरी तरह से विफल हुई है, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। अपराधियों को तो सजा मिले ही, अपराधियों को संरक्षण देने वालों का भी जो है वो खुलासा होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में भारतीय नववर्ष के मनाने वाले लोगों पर यदि हमला होता है तो ये निश्चित रूप से चिंता, चिंतन और विचार का विषय है। और हमारे साथ जुड़ी है मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, करौली का जो हिंसा हुई और उसके बाद जिस तरह का तनाव है, पर इस घटना का क्या डिटेल्स इसकी मिली हैं? इसकी शुरुआत, जैसे हमने सुना कि मुख्यमंत्री को धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की वो बात कर रहे हैं, गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं कि जो संरक्षण देते हैं लोगों को, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो नववर्ष का ये समारोह था और उसके ऊपर लोगों ने हमला कर दिया। हुआ क्या था यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर ये होता है कि अक्सर जो ये टाइप के रिलीजियस प्रोसेशन होते हैं, उनका जो रूट रहता है वो काफी संवेदनशील होता है। अब इसमें वो वापस वो जो रूट था, जो ये हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन था, इसका जो रूट था वो एक मुस्लिम एरिया से जा रहा था, एक माइनॉरिटी एरिया से जा रहा था, और वहां पर बता रहे हैं कि वहां पर उनपे स्टोन पेल्टिंग हुई है। तो सही है कि जो ये एहतियात के तौर पर ऐसे जो सेंसिटिव प्रोसेशन होते हैं, उनका जो रूट होता है उसको बड़े सोच समझ के प्रशासन को उनको एक गो अहेड देना चाहिए। खैर, वो एक अलग बात है, उन पर स्टोन पेल्टिंग हुई है, लेकिन इमीडिएटली जो हम देख रहे हैं कि अथॉरिटीज ने क्लैंप डाउन किया है। करीब 36 लोगों को हिरासत में उन्होंने ले लिया है, डिटेन किया है, आइडेंटिफाई किया है, कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट वहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैंने सीनियर पुलिस ऑफिशियल से बात करी थी कुछ देर पहले, और सब ये कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और कल तक सामान्य हो जाएगी। जी, धन्यवाद आपका हर्षा। 36 लोग हिरासत में हैं इस मामले में। हैदराबाद में एक रेव पार्टी पर रेड हुई है। हैदराबाद के पॉश इलाके बंजारा हिल्स में ये रेव पार्टी चल रही थी। रेव पार्टी में शामिल 142 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में कई हाई प्रोफाइल हस्तियों के बच्चे हैं। इनमें एक अभिनेता, एक राजनेता और एक बड़े अफसर के बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोकेन समेत कई प्रतिबंधित नशीले पदार्थ इस रेव पार्टी से मिले हैं। तो ये इस रेव पार्टी की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पे रेड की गई है और बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे यहां से गिरफ्तार हुए हैं। कोकेन के इस्तेमाल की बात हुई है। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद बात होगी बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों की। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। पिछले 13 दिनों में 11वीं बार इसमें बढ़ोतरी हुई है। 13 दिन में पेट्रोल और डीजल 8 रुपए से ज्यादा महंगे हो गए हैं। 80-80 पैसे करके लगातार दाम बढ़े हैं। आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 और 80 पैसे का इजाफा हुआ। लोग परेशान हैं क्योंकि पेट्रोल कंपनियों को नवंबर से मार्च तक भारी घाटा हुआ है, तो ये बढ़ते दाम अभी रुकते नहीं दिखते। हालांकि बात अलग है कि 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे थे उस दौरान घाटा जारी था, लेकिन दाम नहीं बढ़ाए गए थे, जबकि तब कच्चे तेल की कीमत ज्यादा थी। महानगरों में सबसे ज्यादा मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत है। यहां पर पेट्रोल 118 रुपए 41 पैसे है और डीजल 102 रुपए 64 पैसे। राजधानी दिल्ली में 103 रुपए 41 पैसे है पेट्रोल और डीजल 94 रुपए 67 पैसे। भी डेली कमाने वाले हैं, ऐसा पेट्रोल का रेट डेली बढ़ने के रहेगा तो ऐसे नहीं हो पाएगा सर। डेली अभी देखो गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सभी का रेट बढ़ रहा है। ऐसा हम लोग पब्लिक लोग हैं तो बड़े लोग के लिए तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होएगा। हम जैसे मिडिल क्लास लोग और हम जैसे छोटे लोग के लिए बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए हम सब लोग मिलकर एक एक्शन लेना चाहिए और जो भी ये बड़े सरकार लोग हैं उनको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। डेली एक रुपया बोले तो कितना करोड़ों में जा रहा मालूम। कुछ तो सोचने का है ना मिडिल क्लास आदमी लोग का। हमें सवेरे उठे तो काम पे जाना है,
कमा के पेट्रोल डालेंगे ना घर का खर्चा करेंगे, है ना। आपको कितना फर्क पड़ रहा है सर? बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। फिर भी प्रधानमंत्री से विनती कर रहे हैं कि कम करो बस। सर देखो, ये तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि ड्यूटी के लिए भी जाना पड़ता है, कमाना पड़ता है। लेकिन जिस तरीक़ा से प्राइस बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, उससे हमारे मतलब बजट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ऑलरेडी पहले ही इतना मतलब महंगाई है हर चीज़ में, जब से ये बढ़ा है तब से बहुत ज़्यादा हमारा बजट ख़राब हो गया घर का सर। बहुत मतलब परेशानी तो हो ही रही है सर। ये सब चीज़ों पे मतलब कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, क्योंकि आम लोगों के लिए सर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है ऐसी चीज़ों का प्राइस बढ़ता है, पेट्रोल डीजल का, तो क्योंकि डिपेंड है इसी पर सर। तनख्वाह इतना नहीं बढ़ रहा है ना, इसीलिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो तो इलेक्शन तक कुछ नहीं हुआ था, इसके बारे में तो अचानक इतना जल्दी और कब कितना और बढ़ जाएगा तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम से लोग परेशान हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब की जीत के बाद काफ़ी उत्साह में है। और पहले तो यहाँ एमसीडी के चुनावों को लेकर उसका केंद्र सरकार से टकराव रहा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की नज़र गुजरात पे है। गुजरात के अहमदाबाद के मशहूर स्वामीनारायण मंदिर में हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज यहाँ स्वामीनारायण मंदिर में आए। यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए। हालांकि इस दौरान दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन हम जानते हैं कि 2 दिन का अरविंद केजरीवाल का और भगवंत मान का ये गुजरात दौरा है। इसमें पहले दिन उन्होंने अहमदाबाद में एक बड़ा रोड शो किया और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, और जो नारा उन्होंने पंजाब में चुनाव में दिया था कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, वैसा ही मौका, वैसा ही नारा उन्होंने जो है गुजरात में मांगा है। लोगों से अपील की है कि आपने बीजेपी को 25 साल दिए हैं और 5 साल और जो हैं वो कुछ नया नहीं करेगी, ये उनका कहना है। तो इसलिए जो है आम आदमी पार्टी को एक मौका जैसे दिल्ली में मिला, जैसे गुजरात में मिला, वैसा ही गुजरात में आप देकर देखिए। ये बिल्कुल शुरुआती ये कहा जाए कि कैंपेन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में की है। अभी जो गुजरात में चुनाव है उसमें लगभग मान के चलिए कि 6 महीने का समय है। तो जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आम आदमी पार्टी का पता लगेगा कि वो यहाँ पर कितनी ज़मीन अपनी बना पा रही है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब आम आदमी पार्टी ने उस कांग्रेस पार्टी से छीना है जो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जबकि यहाँ गुजरात में उसका मुकाबला उस बीजेपी से है जो एक तो 27 साल से गुजरात में सत्ता में है, और सबसे अहम बात कि उस बीजेपी से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर गुजरात में मुकाबला होगा जो अपने जीवन काल के शिखर पर है। अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। गुड़ी पाड़वा पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रैली में राज ठाकरे ने शरद पवार और शिवसेना पर तीखे हमले किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने का भी विरोध किया है। राज ठाकरे ने कहा है कि अगर ये लाउडस्पीकर हटाए नहीं गए तो वो हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। आणि काही लोकांना ही गोष्ट हवी आहे, काही लोक कशाला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ही गोष्ट हवी आहे, शरद पवारांना ही गोष्ट हवी आहे। 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ज्यावेळेला जन्म झाला, त्या जन्म झाल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं। याच्या आधी जात नव्हती का? होती, पण त्याच्या अगोदर जात ही जातीचा अभिमान होता। पण 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला त्याच्यानंतर दुसऱ्या जातीबद्दल द्वेष निर्माण करायला लावलाय। 2019 चुनाव तक शरद पवार की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क पर शरद पवार सहित शिवसेना पर जमकर हमला बोला।
आने वाले कुछ महीनों में होने वाले बीएमसी चुनावों से पहले शिवसेना पर राज ठाकरे ने बीएमसी में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। गेली अनेक वर्ष या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये खा खाल्ले पैसे कुठे आहे ती मुंबई? अपनी पार्टी में एक बार फिर ताकत भरने की कोशिश कर रहे राज ठाकरे ने अपनी सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किया और इन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। रविवार के दिन मुंबई के घाटकोपर इलाके में एमएनएस के नेताओं ने अपने पार्टी कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। बीजेपी ने जहां राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बयान का स्वागत किया, तो वहीं शिवसेना की ओर से इसका जवाब संजय राउत ने दिया। 2019 में चुनावों के समय राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में रैलियां की थी और उस समय उनके निशाने पर बीजेपी थी और वो एनसीपी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 साल बाद राज ठाकरे के निशाने पर शरद पवार हैं और वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं? क्या इसका ये भी मतलब समझा जाए कि आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद मरकज को 2 साल के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रमजान की इबादत के लिए खोल दिया गया है। मरकज को लेकर विवाद मार्च 2020 में हुआ था, जब बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। यहां मौजूद लोगों में बड़ी संख्या में विदेशों से आए लोग थे। निजामुद्दीन मरकज से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। 2 साल की पाबंदी के बाद आखिरकार हाई कोर्ट के आदेश पर निजामुद्दीन का जो मरकज़ है वो खुल गया है। अब यहाँ पर लोग रमज़ान में नमाज अदा कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि मरकज़ में जो मेन एंट्री गेट है वहाँ पर जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए, साथ में सभी फ्लोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से जो लोग आ रहे हैं उनको मास्क दिया जा रहा है, उनको प्रॉपर जो है उनके हाथ साफ करवाए जा रहे हैं, साथ ही जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका जो पालन है वो किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो तमाम जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जा रहा है। मरकज़ से जुड़े सेवादार मेरे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं मुख्तार अनीस अंसारी। क्या हाई कोर्ट ने कहा है? जी, हाई कोर्ट ने मरकज़ खोलने की इजाज़त दिया है रमज़ान की वजह से, कि रमज़ान की वजह से इबादत करने के लिए जो है रमज़ान का चांद देखते मरकज़ को खोल दिया जाए और ईद के चांद तक के जो है इजाज़त दिया है। उस पर गाइडलाइन है कि कोई भी अंदर साथी बगैर मास्क के न जाए और जो भी सैनिटाइज़र वगैरह है पूरा एहतियात किया जाए। हर डोर के ऊपर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए दिए जाए। तो हमने हाई कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक सारे काम जो है मुकम्मल कर लिए हैं, सब उसी एतबार से काम कर रहे हैं। इससे पहले हमके शब कदर में एक दिन 24 घंटे के लिए इजाज़त दिया था और जो गाइडलाइन उन्होंने दिया था वो गाइडलाइन हमने पूरी जो है अदा की थी। उसके एतबार से उन्होंने एहसास किया तो हमने 1 महीने की इजाज़त दी खोलने की। अब उसी एतबार से हम काम कर रहे हैं। तो हमको आगे अभी 21 तारीख को समाप्त होने वाली है, तो हमारी भी ख्वाहिश है, पूरे कौम की ख्वाहिश है, पूरे जो लोगों की ख्वाहिश है कि अब 21 तारीख को जो समाप्त हो तो उसमें मरकज़ को ना कि ईद तक के रखा जाए बल्कि परमानेंट हमेशा के लिए जिस तरीके से खुला था उसी तरह से दोबारा खोल दिया जाए। और हमें उम्मीद है, हम गाइडलाइन की पूरे पाबंदी कर रहे हैं। सैनिटाइज़र भी हमारे पास है, थर्मल स्क्रीन भी है, मास्क भी है। तो उसको ये देखते हुए कोर्ट ये फैसला देगा कि परमानेंट जिस तरीके से पहले खुल रहा था मरकज़, इसी तरह हमेशा हमें इसके लिए मरकज़ खोल दिया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर हाई कोर्ट में अब 21 तारीख को सुनवाई है, जिस पर ये फैसला होगा कि क्या ये मरकज़ अब हमेशा के लिए खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस पर भी फैसला होना है, सुनवाई है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आप देखें कि तमाम जो लोग हैं यहाँ केवल देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं धार्मिक यात्रा के लिए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। दरअसल मार्च 2020 में ये मरकज़ तब विवादों में आ गया था जब यहाँ पर जो तबलीगी जमात के लोग हैं
वो बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद ये कहा गया कि इन लोगों ने जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया और बड़ी संख्या में यहाँ पर तबलीगी जमात के लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई। तब से ये मरकज़ बंद है, 2 साल से ये बंद पड़ा था, लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद रमज़ान के लिए इस मरकज़ को खोला गया है, तो यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को हाई कोर्ट में है, तब ये तय होगा कि क्या ये मरकज़ आगे खोला जाएगा या फिर बंद रहेगा। लेकिन फ़िलहाल रमज़ान भर के लिए इसे खोल दिया गया है और अब बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग आते हैं, केवल देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं जो आने शुरू हो गए हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं और लोग इससे परेशान हैं। भविष्य में गाड़ियां किस ईंधन पे चलेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर मंथन के लिए पुणे में 5 दिन का कॉन्क्लेव चल रहा है। भविष्य में वाहन किस तरह के ईंधन पे चलेंगे, इसका स्वरूप कैसा होगा, सार्वजनिक यातायात में वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल कैसे होगा, इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए पुणे में आज से 5 दिन का ऑल्टरनेट फ्यूल कॉन्क्लेव शुरू हुआ है। So with our EV policy 2021, we've seen a huge rise in terms of the EV adoption in Maharashtra. Be it 2-wheelers, 4-wheelers, buses, and 3-wheelers also in a certain sense. So we're looking at taking the lead in automotive, which is e-vehicles, alternative fuel, that's biofuels, hydrogen, all of it. पुणे में वाहन निर्माण की बड़ी बड़ी कंपनियों के कारखाने हैं। बिजली से चलने वाले वाहनों से लेकर हाइड्रोजन से बनी गाड़ियां। महाराष्ट्र सरकार की पहल है कि यातायात से जुड़े सभी पहलू को वो एक साथ इस कॉन्फ्रेंस में लेकर आए। Looking at vehicular emission more than 70%, I think it's a time that we should look for the alternative fuels. And with major urban centers in Maharashtra, of course, Maharashtra is going to become a big, I would say, source of the epicenter for the alternative fuel. देश का ये सबसे बड़ा इस तरह का कॉन्फ्रेंस है, लेकिन यहाँ पर मुख्य आकर्षण वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहन भी रहेंगे, जिनकी एक बड़ी रैली यहाँ आयोजित की जा रही है, इस कल्पना से कि लोग देखें कि भविष्य में यातायात किस तरह का रहेगा। एनडीटीवी ब्यूरो रिपोर्ट।